अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। लेक्चर 37 स्टार्ट हो गया जी। आज बच्चे कुछ पूरे पूरे नज़र आ रहे हैं। वो कौन से बच्चे हैं जो कल नहीं आए थे, आज आए हैं? हाथ खड़ा करें, हाथ खड़े रखिएगा जब तक मैं ना कहूँ नीचे करने के। हाथ खड़े रख। अच्छा, अब जिनका रिज़ल्ट आया, हाथ नीचे नहीं करें। जिनका रिज़ल्ट आया है कल वो भी हाथ ऊपर रखें, और जो वैसे छुट्टी कर गए कल वो हाथ नीचे कर लें। अच्छा, तकरीबन सारे ही थे जिनका रिज़ल्ट था। अब वो हाथ खड़े रखें जिनको कुछ पास हो गया। तकरीबन सारे ही हाथ खड़े हैं। माशाल्लाह, कुछ ना कुछ पास, माशाल्लाह। और तुमने कल बताया तो था आज नीचे कर लो, मैं कल वालों को कह रहा हूँ। चल, बहुत मुबारक हो आपको। पहले तो माजरत 20 मिनट लेट होने की। आज क्लास सिर्फ 1 घंटा 10 मिनट होगी। कुछ तबीयत की नासाजी की वजह से मैं ये माजरत चाहता हूँ। ये 10 मिनट इंशाल्लाह मैं आपसे आहिस्ता आहिस्ता करके पूरे 20 मिनट पूरे कर लूँगा। डेली के 2-4-5 मिनट करके इंशाल्लाह अगले 3-4 दिन में पूरे हो जाएंगे, अल्लाह ने चाहा। अच्छा जी, हम इन्वेंट्री वैल्यूएशन कर रहे हैं। आप लोगों को बहुत मुबारक हो। कोई मसला मसाइल परेशानी हो तो 2 बजे के बाद मैं अवेलेबल होऊंगा इंशाल्लाह आप लोगों के लिए। कल जूम मीटिंग रख ली थी ऑनलाइन वालों के लिए, तो इसलिए बच्चे काफ़ी वेट करते रहे 4 बजे तक। लेकिन आज इंशाल्लाह 2 से ऑनवर्ड्स आपको मसला हो तो फ़ौरन ही आ जाइएगा। कोई होता ही है मसला, खुशी है तो बिल्कुल मिल के सेलिब्रेट करेंगे, कोई दुख है तो मिल कर उसको जो है वो हम डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, इन्वेंट्री वैल्यूएशन हमारा चल रहा है, जिसके अंदर हमारे क्वेश्चन नंबर 8 तक हो गए थे सवाल सारे सही। अब ये 9, 10, 11 तो ऐसे ही बरकत के लिए एक है, इसको अगर आप कर लीजिएगा प्लीज़, इसको आप फ़ौरन करें। ये होमवर्क है आपका। ये होमवर्क नंबर 1 है। आज का डेट आज क्या है जी? 30 अप्रैल है, 29 है। 30 अप्रैल है। 29 तो कल थी, 28 परसों थी। तो 30 अप्रैल 25 का ये पहला होमवर्क है। ये तो करें ना, इसको मैंने ओके पहले ही कर दिया है। और सिंपल सा सवाल है। बैलेंस शीट में आपको पता है लोअर ऑफ कॉस्ट और एनआरवी में जाती है, तो ये डिफरेंट प्रोडक्ट्स हैं, तो आपने एनआरवी वाली वर्किंग करनी। ये एक आई कैप की स्टडी टैक्स की एग्जांपल 3 थी, मैंने कहा ये भी लिख दूं। तो ये तो करें ना ऐसे ही खाम खा, एक नंबर के अंदर एक सवाल आ रहा होता है कि ये भी रहता है जी। तो 9वां रह गया है, 10वां रह गया है, 12वां रह गया है और 14वां रह गया। 9वां, 10वां, 12वां, 14वां, ये चारों सवाल मैंने आपको खुद कराने हैं, लेकिन ये आप एक एक करके करेंगे। आज भी देखते हैं, कोई टाइम अगर बच गया तो मेरा दिल है आज हम टारगेट कॉस्टिंग की बुनियाद डाल देंगे। ठीक है, गपशप तो लगा लें। ना टाइम मिला तो कल तो फिर करेंगे ही। ठीक है, लेकिन इन्वेंट्री वैल्यूएशन के जो सवाल अब रहते हैं वो इंशाल्लाह 6 दिन हो गए हैं असल में। ये इन्वेंट्री वैल्यूएशन ना बड़ा अजीब टॉपिक है। ये कभी भी स्टार्ट पे मैं नहीं करवाता, क्योंकि जब बच्चा प्रोसेस कॉस्टिंग कर लेता है उसके बाद उसको असल में प्रोडक्शन प्रोसेस का पता उसको तब लगता है, सही मानों में मैन्युफैक्चरिंग क्या होती है पता तब लगता है। तो उसके बाद इन्वेंट्री वैल्यूएशन का टॉपिक बहुत आसान है, तो इसलिए उस बाद में जाके फिर इसके ऊपर 4 लेक्चर लगते हैं। लेकिन शुरू में कराएं तो इसके ऊपर 6 से 7 लेक्चर लग जाते हैं, जैसे 6 लग भी गए। अब करवाया क्यों? शुरू में मजबूरी थी, आपको पता ही है कि ईद और रिज़ल्ट इनको मैनेज करना था, तो रिज़ल्ट आ रहा था, इस वजह से मैंने कहा ब्रेक ना बीच में पड़े डिसीजन मेकिंग के, तो हमने पहले इन्वेंट्री वैल्यूएशन कर ली थी। ठीक है ना, तो अब हम टारगेट कॉस्टिंग में इंशाल्लाह मूव कर जाएंगे। लेकिन ये 4 सवाल मैंने आपको करवाने हैं। 13वें को मैं ओके कर दूं, कोई क्वेश्चन है तो पूछ ले ताकि इसको जान तो छुड़ाएं। मैंने ओके लिख दिया है। वैसे 13वां कितने बच्चों ने अटैम्प्ट किया हुआ है? 13वां हाइब्रिड वाले भी बताया करें। 13वां बहुत कम बच्चों ने अटैम्प्ट किया। एनआरवी की प्रैक्टिस थी इसके अंदर, क्यों नहीं किया बाकियों ने? किस चीज़ का इंतज़ार है आप लोगों को? रिज़ल्ट तो अब आ चुका, ईदों बाद अब इसको कर लीजिएगा। मैंने नहीं डिस्कस करना अगर आपने नहीं पूछना तो, क्योंकि ये सवाल भी हमारे वैसे सिलेबस का तो नहीं है, लेकिन इससे हेल्प मिली। आपने देखा एनआरवी की, हाँ, लेकिन फिर मैंने छोड़ दिया था क्योंकि करना आपको दिया था एक दिन पहले, तो आपको एक दिन पहले कर लेना चाहिए था। बहरहाल इस सवाल को आपने करना है। मैं लिख देता हूँ इसको, होमवर्क 2 लिख देता हूँ आज का दोबारा से। जिन्होंने नहीं किया वो कर लें, किया हुआ है वो आमीन, उनकी तरफ से कोई मसला नहीं है। ये आज आपका 30 अप्रैल 25 का दूसरा होमवर्क हो गया। ठीक है, कोई क्वेश्चन होगा तो आप पूछेंगे, वरना मैंने इसका जवाब नहीं देना। इसकी सिर्फ इससे सिर्फ हेल्प लेनी थी हमने अपने सवालों के लिए। जब आप देख रहे हैं अच्छे सवालों के अंदर एनआरवी के कॉन्सेप्ट्स आ रहे हैं ना, तो ये एनआरवी की थोड़ी सी प्रैक्टिस थी, तो ये तो मैंने उठाया ही फाइनेंशियल अकाउंटिंग से सवाल, तो ये कर लीजिएगा। आपका सवाल होगा तो मैं डिस्कस करूंगा, वरना नहीं। तो अब रह गए ले देकर 9वां, 10वां और 12वां और 14वां। ठीक है जी, तो ये सवाल हमारे अब रहते हैं। उससे पहले ज़रा तशरीफ़ अब ले आएँ। 8वें में कोई मसला है तो बताएं। 8वां हमने कर लिया था। उसके बाद मैंने 7वां आपको होमवर्क में दिया था, जिसमें मैंने आपको प्रोडक्ट ए और प्रोडक्ट सी करवा दी थी।
ये भी हो गया था, कोई मसला इसमें? इसको मैं ओके लिख दूं? पहले ही लिख दिया। ठीक है, चलें अब इनमें से कोई एक करते हैं। ये ज़रा डिफरेंट क्वेश्चन है, मैंने लिखा भी था कल, ये ज़रा डिफरेंट क्वेश्चन है। तो एक आज ये कर लेते हैं और दूसरा हम कर लेते हैं जाके ये, ठीक है। ये दोनों सवाल आज हम इंशाल्लाह करेंगे, 10वां और 12वां। फिर कल मैं आपको 9वां सवाल करवाऊंगा, असगर अली वाला। असगर मैंने वैसे पढ़ा नहीं अभी तक, हो सकता है मैं कह दूं यार हल रहने दो, लेकिन वैसे प्लान में ये है कि कल वो कर लेंगे और फिर एक रह जाएगा, किसी वक्त ये भी कर ही लेंगे आपको होमवर्क दे के। फिर ये कहेंगे कि मैंने पढ़ा नहीं अभी, इसलिए मैंने आपको होमवर्क में दिया भी नहीं। तो चलें अब पहले क्या करें, सितारा या चांद? चांद या सितारा? चांद या सितारा? सितारा या चांद? अच्छा, अब लग रहा है पता इनको कि पहले ये करवाना चाह रहा है ये वाला। चलें, वो असल में आपने ना थोड़ा छेड़ लिया था, उसको कुछ करके आगे होंगे, कुछ ना कुछ उसमें आपने हाथ पांव मार लिए होंगे, इसलिए मेरा दिल है कि वो। अच्छा चले हाथ खड़ा करें, जो कहते हैं पहले हम, कौन सा सवाल है? पहले मेहनती सवाल, पहले मेहनतियों वाला सवाल करना है, हाथ खड़ा करें। मेहनती वाला सवाल बिल्कुल डिफरेंट है, मैं बता रहा हूँ, ऐसे तबीयत ज़रा गड़बड़ हो जाती है, बिल्कुल डिफरेंट है। मतलब बंदा कहता है अच्छे भले सवाल चल रहे थे, ये क्या है, ये उस तरह का सवाल है, ये क्या है? तो पहले मेहनती करना है, हाथ खड़ा करें। पहले सितारा करना है। ये हाइब्रिड में ज़्यादा वोट आ गए, आप लोगों को तो नज़र नहीं आ रहे, इसलिए पहले सितारा कर लेते हैं। सचमुच मजाक भाई, ज़रा हाइब्रिड वाले हाथ खड़ा करें, सितारा पहले करने पे अब उधर देख लें, आप मुड़ के उधर देख लें, तकरीबन सारे हाइब्रिड ने हाथ खड़े कर दिए। फिजिकल में तो ऑलमोस्ट बराबर सराबर था, इसलिए बच्चे हाइब्रिड वालों की वजह से मैं ये इलेक्शन जीत गया हूँ। ये मेरे खुफिया वोट जो पड़े हैं ना, उस वजह से मैं पहले 12वां सवाल कर रहा हूँ। सितारा एंटरप्राइजेस रिक्वायरमेंट पढ़ो। असल में इसकी रिक्वायरमेंट ऐसी है जो चली आ रही थी, 9वें में भी मिलती जुलती रिक्वायरमेंट थी, फिर 8वें में भी ऐसी मिलती जुलती रिक्वायरमेंट थी, तो मैंने कहा चलो मिलती जुलती कर लें इसमें भी। तो वैल्यू ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट करने तो सारे ही हैं बेटा, मैंने करवाने तो हैं ही। हो सकता है ये एक करवा के फिर मैं टारगेट कॉस्टिंग को छेड़ दूँ, दिल कर रहा है ना आप, क्योंकि ऑफिशियली नया टॉपिक स्टार्ट हो। परेशान नहीं होना, रिलैक्स होकर बैठना है। ज़िंदगी में बहुत सारे उतार चढ़ाव ज़िंदगी में आते रहते हैं, बच्चे कोई आए बैठे हैं, किसी वजह से रह गए पेपर, कोई बात नहीं, वो रह जाना मसला नहीं है, दोबारा रह जाए तो फिर मसला होगा। कई दफ़ा ऐसा होता है कि आपको कोई ऐसी चोट, ऐसी ठोकर लग जाती है जिसकी वजह से फिर आगे की ज़िंदगी में आप फ्री फ्लो चलते हैं। अभी तो आप कैफ़ के अंदर हैं, अभी तो कैफ़ के पर्चे रहते हैं, फिर ये होंगे, फिर पर्चे तो अभी बहुत पड़े, अभी तो इश्क के इम्तिहान और भी हैं। तो हो सकता है आज किसी को ऐसा फेलियर लग गया हो जो उसके लिए आखिरी साबित हो और क्वालिफाई होने तक वो चलता चला जाए। तो अपने आप को जितना जल्दी समेटें और डिसाइड कर लें जो हाँ करना है, अगर नहीं करना तो छोड़ें जाएं, अगर करना है तो फिर आ जाए, उसे कहें आ जा, फिर सीए को कहें हाँ तेरे जिन कढ़ना, ये आपने सीए को कहना है कि हाँ तेरे जिन कढ़ना, फिर ब्रेक ना लगाएं। इंशाल्लाह बहुत सी ऐसी मिसालें आप मेरे पास आ जाइएगा, मैं आपको बताऊँगा अपने समेत। कई फेल होना, मैं भी कई दफ़ा फेल हुआ सीए के अंदर, नॉर्मल बात है, लेकिन ये है कि उसको फिर बाद में लेके बैठ जाना नहीं। गिवन टाइम था, आर्टिकल्स के दौरान क्वालिफाई करना चाहिए, तो वो आप प्लस माइनस चलता रहता है। तो जल्दी जल्दी कैफ करें, ट्रेनिंग स्टार्ट करें, क्वालिफाई करें, जान छोड़ें हमारी, ठीक है। हमने अम्मा अब्बा की भी, अपने पैरों पे खड़े हों। डिटरमिन द वैल्यू ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्री ऑफ रॉ मटेरियल्स एंड कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल कंज्यूम, यानी क्लोजिंग चाहिए, वैल्यू ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्री चाहिए, और दूसरी चीज़ क्या चाहिए, कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल। ये मेरे ख्याल में आपको वैसे तो कार्ड के अंदर वो इश्यूज़ वाले कॉलम से मिल जाती थी, लेकिन पता नहीं अब ये क्या कहना चाह रहा है। आफ्टर टेकिंग इनटू अकाउंट, ओए अच्छा एडजस्टमेंट्स हैं फॉर द क्वार्टर, तो ये किसी क्वार्टर का डेटा गिवन है, उस क्वार्टर के एंड का क्लोजिंग स्टॉक कह रहा है मुझे निकाल दो, और कह रहा है अबव एडजस्टमेंट्स को कंसीडर करते हुए कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल कंज्यूम भी निकालो। इतना लंबा सवाल। अच्छा, निकलना इसमें से कुछ नहीं है इंशाल्लाह, देखना हम देखेंगे। तुम क्या हो, ज़रा साइड पे हो जाओ, और तुम ज़रा इधर नीचे आ जाओ। दिल तो बहुत कर रहा है कि आज भी बैठ के पढ़ा लूँ, लेकिन आज मैं सवाल उधर कर लूँगा मुझे लग रहा है, ठीक है। तो चलें पढ़ते हैं सवाल। सवाल बहुत लंबा है, जवाब कुछ नहीं होना। सितारा एंटरप्राइजेस इज एंगेज इन मैन्युफैक्चरिंग वेरियस प्रोडक्ट्स दैट आर सप्लाइड टू रिटेलर्स एंड लार्ज ब्यूटी पार्लर्स। ऐसी कॉस्ट अकाउंटिंग रिकॉर्ड शो फॉलोइंग डेटा फॉर द क्वार्टर 31 अगस्त 2023। कोशिश मैंने बड़ी की है, पिछले 2 सवाल भी उस फॉर्मेट पर रखे हैं, लेकिन कोई बात नहीं, सवाल जैसे भी कर लें आप, जवाब पे पहुंचना होता है, मैंने आपको पहले भी कहा है, ठीक है, ओके। अच्छा, अब उसने डेटा क्या दे दिया, रॉ मटेरियल ए है माशाल्लाह, बी है, सी है, डी है, ई है, एफ है, 4, 5, 6 किस्म के रॉ मटेरियल हैं, ठीक है। कुछ केजीज़ में गिवन है डेटा, कुछ का यूनिट्स में।
ओपनिंग इन्वेंट्री केजीज और यूनिट्स है, ठीक है, और सही है। अच्छा, फिर परचेजेज हैं, अगेन यूनिट्स चल रहे हैं, और क्लोजिंग इन्वेंट्री, ये सब क्या हैं, यूनिट्स हैं। अब प्राइस रुपीस के अंदर आ रही है, पर केजी या यूनिट, और टोटल परचेज प्राइस वो इन दो कॉलम्स के अंदर पड़ी हुई है। तो पीछे डेटा सारा क्वांटिटी में और आगे वाला डेटा सारा रुपीस के अंदर, ठीक है। ये तो सारा डेटा दे दिया, ओपनिंग इन्वेंट्री गिवन है, परचेजेस की इन्वेंट्री गिवन है। वो एंगेज तो मैन्युफैक्चरिंग में है, लेकिन रॉ मटेरियल ज़ाहिर है खरीदना ही पड़ता होगा, ठीक है। तो वो उसको जो है वो रॉ मटेरियल का डेटा दे रहे हैं कि ओपनिंग में ये स्टॉक पड़ा था, ये परचेज किया, ये क्लोजिंग में, ठीक है। अब क्लोजिंग इन्वेंट्री की वैल्यू निकालनी है इसी क्वार्टर के एंड की, ठीक है। कुछ गड़बड़े हैं माशाल्लाह थोड़ी सी, ठीक है, वो देखनी है। साथ में ही वो कह रहा है कि कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड भी निकाल दो, ठीक है, कर लेते हैं। वैसे अगर ओपनिंग फिनिश गुड्स हो प्लस प्रोडक्शन हो या परचेज हो, जो भी हो, बस प्रोडक्शन ही कर लो, प्लस प्रोडक्शन हो लेस क्लोजिंग फिनिश गुड्स हो, तो यहाँ से क्या निकलता है, सेल्स। क्या निकलता है, सेल्स। अच्छा, अगर आप ओपनिंग फिनिश गुड्स की कॉस्ट हो और ऐड करें इसमें प्रोडक्शन की कॉस्ट और लेस करें इसमें से क्लोजिंग फिनिश गुड्स की कॉस्ट, तो ये क्या निकलता है फिर, कॉस्ट ऑफ सेल्स, ठीक है। तो अगर फिनिश गुड्स के साथ ये मूवमेंट है तो कॉस्ट ऑफ सेल्स निकल रही है, ठीक है, कॉस्ट ऑफ सेल्स। अगर यही मैं रॉ मटेरियल की बात करूं, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट का एक सवाल कराया था, याद है, जो मैनेजमेंट अकाउंटिंग बन रही है ना, उसमें मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट उन्होंने डाल दिया फिर सिलेबस में, जो आपका एग्जाम्प्ट हो जाएगा इंशाल्लाह, क्योंकि आप तो इस दफ़ा पास कर लेंगे ना अगले ग्रुप में, तो वो आपको नहीं देना पड़ेगा। उसके अंदर मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट इन्होंने डाल दिया, बाकी को खास चेंज नहीं है, बाकी सारा सिलेबस में नाम ही बदला है बस, ठीक है, छोटी मोटी चेंजेस हैं उसके अंदर, मिनिमम सी। एनीवेज, तो ओपनिंग रॉ मटेरियल अगर है और रॉ मटेरियल की परचेजेज हैं और क्लोजिंग रॉ मटेरियल माइनस कर दो, तो आप कहां पे पहुंचोगे, रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड, रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड पर। तो यही फिगर असल में निकालनी है। एक तो उसने क्या कहा है, एक तो उसने कहा ये फिगर निकाल के दो, दूसरा उसने कहा है ये फिगर भी निकाल के दो, ज़रा जाकर देख लो। तो ओपनिंग रॉ मटेरियल मेरे पास हो, परचेजेज मेरे पास हो, क्लोजिंग सही करके मैं लिख लूँ वो मेरे पास हो, तो फिर रॉ मटेरियल कंज्यूम निकल आएगा। चलिए देखते हैं। SE uses perpetual inventory system which is valued using, ओए होए FIFO आ गया, चलो खैर। The values of opening and closing inventories of raw material as per general ledger are 10.25 million and 15.7 million respectively। ओपनिंग और क्लोजिंग इन्वेंट्री के उसने यूनिट्स दिए हैं अलग अलग हर एक के, लेकिन यहाँ पे क्या कह रहा है, वैल्यूज़ बता रहा है जनरल लेजर के तौर पे, जनरल लेजर में टोटल ओपनिंग की भी, और पता नहीं क्या बनेगा इस सवाल में, अल्लाह ही मालिक है, देखी जासी। अच्छा, ये है ओपनिंग, यूं तो लिख लेना कम से कम, ये है क्लोजिंग। अब ये क्लोजिंग उसने कहा है, ये क्लोजिंग उसने कहा है निकाल के दो। अब क्लोजिंग पड़ा तो है भाई, निकाल क्यों दे, परपेचुअल में तो पता ही होता है, शायद कुछ गड़बड़े हैं जो सही करके हम सही वाली वैल्यू निकाल देंगे। आगे कहता है एनी एडजस्टमेंट इन वैल्यू इन्वेंट्री ड्यू टू NRV और एक्सेस शॉर्टेज, जिसको हम नॉर्मल लॉस कहते होते थे, वैसे अब एक्सेस शॉर्टेज को नॉर्मल कहते थे, लेकिन वो क्या कह रहा है, डायरेक्टली कहाँ ले जाओगे इसको। अब आप कहोगे NRV लॉस को हम तो कॉस्ट ऑफ सेल में लेके जाते थे और मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में रॉ मटेरियल तो FOH में डालते थे, ऐसे ही है ना। तो अब यहाँ पे क्या करना है भाई, यहाँ पे अब रूल नहीं लग सकता जब उसने खुद कह दिया है कि कहाँ ले जाओ, प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है। इन व्यू ऑफ प्रिवेलिंग इन्फ्लेशन सप्लायर ऑफ रॉ मटेरियल हैड इंक्रीज द प्राइसेस बाय 25% एट स्टार्ट ऑफ क्वार्टर, यानी 1 जून 2023 पे। हमारा क्वार्टर एंड हो रहा है 31 अगस्त पे, तो जून जुलाई अगस्त वाला क्वार्टर है। वो कह रहा है कि 1 जून को हमने प्राइसेस बढ़ा दी थी 25%। पता नहीं क्यों बता रहा है, पता नहीं क्यों बता रहा है, वैसे दिल में क्या आ रहा है, क्यों बताया होगा, नहीं गुमराह करने के लिए नहीं। ओपनिंग इन्वेंट्री जो होगी वो डिफरेंट रेट पे होगी और क्लोजिंग इन्वेंट्री और इस साल के परचेजेस जो हैं वो डिफरेंट पे होंगी, क्योंकि 25% जो रेट बढ़ा है वो इस पीरियड के स्टार्ट पे बढ़ा है, इस क्वार्टर के स्टार्ट पे बढ़ा है ना। तो ये जो ओपनिंग बैलेंस होगा, ये सारी जो ओपनिंग इन्वेंट्री पड़ी है, ये सारी की सारी, ये 31 जून है ना, तो 31 मई 2023 की है ना। और बोलो 31 मई 23 कह लें इसको या
या कम, जून 23 कह लें, बात तो एक ही है, लेकिन ये सारी की सारी वैल्यूज़ जो होंगी, इसकी वैल्यू जो होगी, ये वैल्यू जो होगी ओपनिंग की, ये किस पर होगी, पुराने वाले रेट। क्योंकि हमारे क्वार्टर के स्टार्ट में सप्लायर ने रॉ मटेरियल्स की प्राइसेस को 25% बढ़ा दिया है। ठीक है, देखते हैं अब इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। बहरहाल इन्फॉर्मेशन सामने होनी चाहिए। रिव्यू ऑफ रिकॉर्ड्स हैव रिवील्ड द फॉलोइंग। लो जी, रोले आ गए। ये किसी ने ट्राई किया वैसे? किसने? होमवर्क दिया था ना मैंने? होमवर्क किसी ने ट्राई किया? मुश्किल सवाल था, इसीलिए ट्राई करने को दिया था। फंस जाते हैं ये सवाल। भाई कह रहा है ये सवाल इन्वेंट्री के फंसने वाले सवाल ही बचे हैं अब। अच्छा, असगर वाला ज़्यादा आसान है, इसलिए मैंने कहा चलो कल कर लेंगे। ये ज़रा अजीब सा सवाल, लेकिन जब आप ट्रैक पे पढ़ते हैं तो हो जाता है। मकसद कहने का, या जो समझ में आया ना पर्चे में ऐसे किसी सवाल के अंदर, तो करते जाना है आपने। ठीक है, अच्छा चलें। ये वैसे एंड पे कर रहे हो तो लेवल डिफरेंट होता है, क्योंकि स्टार्ट में कर रहे हैं इन्वेंट्री वैल्यूएशन, तो ज़रा लेवल आपका भी बना नहीं इतना, कोई बात नहीं। कहता है रिकॉर्ड्स ने बताया है कि इशुएंस ऑफ रॉ मटेरियल ए इज इरोनियसली बीन रिकॉर्डेड यूजिंग लाइफो मेथड इंस्टेड ऑफ फाइफो। अब ये गलत है, मतलब वैसे तो गलत है ही कि लाइफो तो अब है ही नहीं ना। 2001, 2002-3 के अंदर IS 2 में एक रिवीजन आई थी जिसमें लास्ट इन फर्स्ट आउट ख़त्म ही कर दिया गया था। पहले लास्ट इन फर्स्ट आउट भी होता था, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट और एवरेज कॉस्ट के साथ लास्ट इन फर्स्ट आउट भी होता था, पहले ख़त्म हो गया। अब जब एक चीज़ स्टैंडर्ड्स में है ही नहीं, तो ICAP की ज़्यादती थी इसको लिखना भी। बहरहाल उन्होंने तो गलती सही करवानी है ना, तो उन्होंने कहा जी कि उन्होंने लाइफो यूज़ कर लिया इंस्टेड ऑफ फाइफो। तो हम तो गलती तो सही कर लेंगे, लेकिन लास्ट इन फर्स्ट आउट होता क्या है आपको नहीं पता होना चाहिए था, क्योंकि ऐसी चीज़ एग्जिस्ट ही नहीं करती अब स्टैंडर्ड्स में। तो वो कह रहा है लास्ट इन फर्स्ट आउट पे, तो ये ज़्यादती थी थोड़ी सी। बहरहाल अब क्या करें, सवाल है, कर तो देंगे। लास्ट इन फर्स्ट आउट नहीं पता था तो बिल्कुल मारे गए, जो सुना हुआ तो चलो गुजारा कर ही लिया हुआ किसी ने। लेकिन ये ICAP को फिर हमने बोला भी था, लड़ाई की भी थी हमें, साजा कराम साहब ने, कि यार ये क्या ड्रामा है, लाइफो क्यों, कोई और एडजस्टमेंट दो। लाइफो का लफ्ज़ तुम कैसे लिख सकते हो जब एक चीज़ एग्जिस्ट ही नहीं करती है। बहरहाल अब तो है, क्या कर सकते हैं। तो लाइफो पर उन्होंने रिकॉर्ड किया था, फाइफो पे करना था, तो हम कोई बात नहीं, गलती को सही कर लेंगे, वो हमने करनी है। वैसे कह रहा हूँ कि टेक्निकली स्पीकिंग ये सवाल के अंदर लिखना नहीं चाहिए था उसको। आगे बढ़ो, रॉ मटेरियल ए के अंदर ये गलती है। अच्छा, आगे कहता है इशुएंस ऑफ 2000 किलोज ऑफ बी वर इरोनियसली रिकॉर्डेड इशुएंस ऑफ 3000 किलोज ऑफ सी। अजीब छोटी छोटी गलतियाँ हैं, यानी कि आपने मटेरियल बी के 2000 किलो को मटेरियल बी में रिकॉर्ड नहीं किया, तो एक तो मटेरियल बी में रिकॉर्ड करोगे नहीं करोगे? अब बोलो, बी को रिकॉर्ड करना था, नहीं किया, कर लोगे? ये ऐसे सवाल होते हैं। ठीक है, और सी में गलत रिकॉर्ड कर दिया तो उसको सही करने के लिए कम कर लोगे, को मसला। उसने क्या कहा है, क्लोजिंग इन्वेंट्री की वैल्यू निकालो। वैल्यू कैसे निकलेगी? यूनिट्स निकलेंगे, उसके साथ हम कॉस्ट या NRV जो भी लोअर होगी वो लगाएंगे। तो बात समझ आ रही है? तो यूनिट्स तो सही करने पड़ेंगे ना। अगर आपने बी के इशुएंस को बी में रिकॉर्ड नहीं किया तो बी की इन्वेंट्री क्लोजिंग जो है वो सही नहीं है, वो ज़्यादा है, उसको कम करोगे। और सी में गलती से आप रिकॉर्ड कर गए तो सी की कम हो गई है तो उसको सही कर लोगे। वो अलग बात है कि बी में आपने रिकॉर्ड करना था 2000 किलोज, नहीं किया तो वो कर लोगे, और सी में गलत रिकॉर्ड कर लिया 3000 तो उसको रिवर्स 3000 से करोगे, को मसला। आगे बढ़ो, देखेंगे, जाहिर है। उसके बाद फिजिकल, ये तो उन्होंने चवलें मार दी जो मारनी थी। ठीक है, फिजिकल स्टॉक चेक भी हुआ क्वार्टर के एंड पे, और पता क्या लगा, शॉर्टेज है 800 की। कहाँ फेंकेंगे? वैसे तो ये PNL में जाती है, और इसने भी कहा है कहाँ जाएगी, PNL। मसला सिर्फ किस में है, कोई NRV लॉस भी है तो उसने क्या कह दिया है, हालांकि वो कहाँ जाना चाहिए, कॉस्ट ऑफ सेल में, अगर वो फिनिश गुड्स का है, और अगर वो रॉ मटेरियल का, तो आपको क्या कहा हुआ है, उसको FOH में डालो। अल्टीमेटली कॉस्ट, यानी कॉस्ट ऑफ सेल में हम डालते हैं। तो खामोशी केस में रूल यही है, लेकिन सवाल माई बाप होता है, कह रहा है तो अच्छी बात है, PNL में डालेंगे। आगे चलें, 500 यूनिट्स ऑफ, अच्छा शॉर्टेज आ गई, डी की गलती है, सही करेंगे। 500 यूनिट्स ऑफ रॉ मटेरियल ई वर इन एक्सेस, ये एक्सेस आ गया। इन्वेस्टिगेशन में पता लगा कि 200 जो हैं वो ई के इरोनियसली डिलीवर्ड बाय सप्लायर हैं, वेयर एज रिसीट ऑफ 3000 वाज नॉट रिकॉर्डेड, और ये गलती है, सही करेंगे। 400 यूनिट्स ऑफ रॉ मटेरियल एफ आर डैमेज, वो रिपेयर हो सकते हैं और सोल्ड हो सकते हैं। ये NRV का भी एक कॉन्सेप्ट आ रहा है। तो मेरे ख्याल में 1 बाय 1 इसको करना शुरू कर देते हैं। अगर आपकी इजाज़त बैठ के कर लूँ सवाल, वैसे जाके कर, कहते हैं नहीं, बैठ के नहीं करना, इजाज़त नहीं है। ओके, 2 चीज़ें हमें चाहिए, ठीक है, और वो दोनों चीज़ें बेसिकली
बस छोड़ो अब, बस छोड़ो अब। एक तो आपको ये गिवन है 15.7 मिलियन की क्लोजिंग इन्वेंट्री, रिक्वायरमेंट पढ़ो, वैल्यू ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्री आपको चाहिए, ठीक है जी। अब ये अनएडजस्टेड क्यों है, ये वैल्यू अनएडजस्टेड क्यों है, क्योंकि इसमें भी गलती है, इसमें भी गलती है। मेरे ख्याल में एक ए बच गया है ना, शायद ए बच गया है, क्या ख्याल है? डी में भी गलती है, यानी कि सब में, एक में भी गलती हो तो फिगर तो गलत हो गई ना, उसको सही करना है। इसका मतलब एक तो अनएडजस्टेड फिगर 15.7 की है, इसको पकड़ लेंगे। ले दूसरी चीज, दूसरी उसने कहा है कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड की फिगर भी सही कर दो। अब कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड निकलेगा कैसे, पहले तो ये बताओ। ओपनिंग रॉ मटेरियल, परचेजेस, क्लोजिंग। अब जो गिवन डेटा है उस हिसाब से जरा बताओ, ओपनिंग कितना है, कितना जी, 10 कितना था, 10.25 मिलियन। परचेजेस का टोटल डेटा कितना गिवन है, 54.25 मिलियन। क्लोजिंग रॉ मटेरियल ये भी बता रहा है 15.7, तो कितना आ गया रॉ मटेरियल कंज्यूम, 48. ये भी गलत है, और अगर इसको सही करेंगे तो फिर आपको पता है ये फिगर भी सही करनी पड़ेगी, ऐसा ही है। तो यही दो फिगर्स हैं जिनको हमने लेकर अनएडजस्टेड कह देना है। सारी एडजस्टमेंट्स इसी में डायरेक्ट करते हैं, कोई एंट्री उसने नहीं मांगी, कोई कार्ड उसने नहीं मांगा, एडजस्टमेंट्स करके सही करना है ना, तो बस इन्हीं को ही सही कर लेते हैं। सही है, 1 बाय 1, बहुत आसान काम है, मुश्किल नहीं है, ठीक है। शुरू करते हैं काम को। अगर मैं डायरेक्ट करता हूं, वैसे अगर आपको समझ ना आई इस बात की, जो इंट्रो की कमजोरी है, तो फिर मैं एग्जांपल से आपको क्लोजिंग स्टॉक और कॉस्ट ऑफ सेल्स का जो रिलेशन होता है वो भी फिर समझाने की कोशिश कर दूंगा। अव्वल तो समझ आ जाना चाहिए, ठीक है। क्लोजिंग स्टॉक और नहीं समझ आता, एग्जाम्पल से समझते हैं। रॉ मटेरियल की बात हो रही है, ओपनिंग रॉ मटेरियल इन्वेंट्री है, मिसाल के तौर पे 50 रुपये। रॉ मटेरियल परचेज किया हमने, लेट्स से 500 रुपये का। क्लोजिंग रॉ मटेरियल इन्वेंट्री आ रही है जी हमारे पास 75 रुपये की। रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड की फिगर बता दो, 470। अच्छा, अब मसले किस में है, मसले किस में है इस सवाल में, मसले किस में है, क्लोजिंग इन्वेंट्री में। ओपनिंग में तो कोई मसला नहीं ना, क्लोजिंग इन्वेंट्री में क्या है मसले, क्लोजिंग इन्वेंट्री में क्या है। अब क्लोजिंग इन्वेंट्री के मसले जो हैं, या तो उनको सही करेंगे तो क्लोजिंग इन्वेंट्री कम होगी, या सही करने पर ज्यादा, यही हो सकता है ना कि इन्वेंट्री गलती से कम रिकॉर्ड हो गई है, बढ़ा लो, या गलती से ज्यादा रिकॉर्ड हो रही है तो कम कर लो। अब हमने सिर्फ ये रिलेशन देख लेना एक दफा कि क्लोजिंग स्टॉक का असर कंज्यूम की फिगर पे क्या पड़ेगा। एक बार ये देख लिया, फिर सवाल में तो बस प्लस माइनस करना है। मैं मिसाल लेता हूं कि अदर थिंग्स रिमेनिंग द सेम। मैं कहता हूं जी अगर गलती से हमारा स्टॉक लेट से 5 रुपए से कम रिकॉर्ड हुआ था तो सही करने के लिए क्या करोगे, बढ़ाओगे। गलती सही करने के लिए क्या करोगे, बढ़ाओगे। यानी कि रॉ मटेरियल के क्लोजिंग स्टॉक आपने क्या किया, क्लोजिंग स्टॉक क्या किया आपने, क्लोजिंग स्टॉक क्या किया बोलो, क्लोजिंग स्टॉक को बढ़ाया। जिस भी चीज का था, ये रॉ मटेरियल का तो कंज्यूम की फिगर बदलेगी, ये फिनिश गुड का हो तो कॉस्ट ऑफ सेल पे चली जाती है सर, ठीक है। तो क्लोजिंग स्टॉक आपने बढ़ाया। अब जरा असर देखते हैं, असर देखो, देखो आंसर बताओ क्या, यानी क्लोजिंग स्टॉक का बढ़ना कंज्यूम की फिगर को कम कर देगा, क्योंकि माइनस हो रहा है ना क्लोजिंग स्टॉक। अच्छा एक और, तो क्लोजिंग स्टॉक का बढ़ना आपके रॉ मटेरियल कंज्यूम की फिगर को क्या कर देगा। यानी आपने जो भी एडजस्टमेंट करनी है, सोचना आपने उसको किस पे है, सोचना किस पे है, स्टॉक पे, क्योंकि सोचना आसान है ना। नजर आ रहा है जी मटेरियल बी रिकॉर्ड नहीं हुआ गलती से, तो रिकॉर्ड करना है तो क्या होगा, बढ़ेगा, वो बढ़ेगा, तो इसको सोचना आसान है। एसेट है, एसेट बढ़े तो डेबिट तो करना ही नहीं, एंट्री तो करनी नहीं, जरूरत नहीं है। क्लोजिंग स्टॉक बढ़ना, ये समझ में आता है। बी गलत रिकॉर्ड, गलती से रिकॉर्ड नहीं हुआ,
तो सही करने के लिए क्या करोगे, रिकॉर्ड करोगे, तो क्लोजिंग स्टॉक बढ़ेगा। क्लोजिंग स्टॉक का बढ़ना कॉस्ट ऑफ सेल नहीं है, यहां पे रॉ मटेरियल है, तो रॉ मटेरियल कंज्यूम को क्या कर देगा, कम, हैंस प्रूव्ड। आगे बढ़ो, एक और एग्जांपल बना लेते हैं बाकी चीजों को सेम रखते हुए। 50, 500, वो गलती से जी हमारा मिसाल के तौर पे स्टॉक जो है वो 3 रुपए से ज्यादा रिकॉर्ड हो गया है गलती से, तो सही करने के लिए क्या करना पड़ेगा। अगर मैंने स्टॉक को 3 रुपए से कम, ये ओरिजिनल से सोचना है, ये ओरिजिनल से, यानी कि आप ओरिजिनल से, यानी कि दो अलग अलग एग्जांपल्स है ना। मैंने पहले सिनेरियो ये बनाया, अब ये खत्म, एक मिनट, ये खत्म, ठीक है। अब एक अलग एग्जांपल आ गई। हाँ जी, मेरा 75 रुपए का क्लोजिंग स्टॉक है, वो जी गलती से 3 रुपए ज्यादा रिकॉर्ड हो गया था। अभी सही है ना, कम था ज्यादा, हाँ 3 रुपए गलती से ज्यादा रिकॉर्ड हो गया मेरे स्टॉक में। इस गलत को सही करना है तो क्या करना पड़ेगा, क्लोजिंग स्टॉक को कम करें, 3 रुपए से कम करें तो 70। अब जैसे ही इसको कम किया, कंज्यूम की फिगर 470, यानी कि वो बढ़ गई। यानी क्लोजिंग स्टॉक को अगर आप क्या करेंगे, कम करेंगे, तो कंज्यूम की फिगर उसकी वजह से क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। ठीक है जी, तो ये आपके दो रूल्स हैं, बस इतनी सी बात है, सवाल खत्म है, सवाल खत्म है। अब रॉ मटेरियल का, अच्छा फिनिश गुड्स के अंदर भी यही रूल है, फिनिश गुड्स का क्लोजिंग स्टॉक अगर आप बढ़ाओगे तो कॉस्ट ऑफ सेल कम होगी, और अगर कम करोगे तो कॉस्ट ऑफ सेल। असल में क्लोजिंग स्टॉक क्या है, माइनस होने वाली फिगर क्या है जी। ओपनिंग में परचेज क्या हो रहा है, प्लस, और क्लोजिंग रॉ मटेरियल क्या हो रहा है, माइनस, प्लस और माइनस। तो रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड की फिगर जो निकलती है उस तक आते आते आपकी क्लोजिंग की फिगर क्या हुआ करती है, माइनस। अब मैथमेटिक्स है ना, अगर माइनस होने वाली फिगर को बढ़ा रहे हो तो माइनस होने वाली फिगर के बढ़ने से आंसर कम हो जाएगा, और माइनस होने वाली फिगर के कम होने से आंसर, ये मुश्किल जो है वो रिलेशन है समझना। आपने बचपन में जो समझा था ना, वो ये था क्लोजिंग स्टॉक और प्रॉफिट का रिलेशन, वो डायरेक्ट, लेकिन उसके पीछे भी कॉस्ट ऑफ सेल ही वजह होती है। खैर चलें छोड़ें, हमारा मतलब पूरा हो गया, यहां तक को मसला है तो बताएं। क्लोजिंग स्टॉक अगर आप कम करें, क्लोजिंग स्टॉक अगर आप क्या करते हैं, कम करते हैं, अब दिमाग में सोचिए ना, क्लोजिंग स्टॉक एक ऐसी फिगर है जो कंज्यूम की फिगर तक आते आते क्या होती है, माइनस, क्या होती है। तो अगर माइनस होने वाली फिगर को कम करेंगे तो आंसर ने तो बढ़ ही जाना है ना। तो क्लोजिंग स्टॉक के कम करने से रॉ मटेरियल कंज्यूम की फिगर क्या होगी, मेरे ख्याल में तो अब सवाल कराना ही नहीं चाहिए। खैर चलें, अब क्या करें, करा देता हूं। इनवर्स रिलेशन है, ठीक है। क्लोजिंग स्टॉक बढ़ेगा तो कंज्यूम की फिगर कम, यानी गलती है ना, क्लोजिंग स्टॉक जो रिकॉर्डेड है उसकी रिकॉर्ड होने के बाद की कंज्यूम की फिगर हमारे पास है, निकल आई ना करंट वाली। अब क्लोजिंग स्टॉक में अगर वो गलती है तो उस गलती से क्लोजिंग स्टॉक के बढ़ने पर कंज्यूम की फिगर कम होगी, और कम होने पर कंज्यूम की फिगर बढ़ जाएगी। अब मेरे ख्याल में तो यही दो फिगर्स उठा लेते हैं, एक है क्लोजिंग स्टॉक वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक है, क्या ख्याल है, ये नहीं लिखा हुआ, वैल्यू ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्री इतनी है। और दूसरी चीज हमने खुद निकाली, ओपनिंग प्लस परचेज लेस क्लोजिंग करके वैल्यू ऑफ, यानी रॉ मटेरियल कंज्यूम की फिगर। तो ये दोनों फिगर्स हमारे सामने होंगी, ए बी सी डी ई एफ में गलतियां जो होंगी उनको सही करते जाएंगे बड़े सुकून से, कोई एंट्री नहीं करनी, कुछ सोचना नहीं है, जिंदगी सुकून में आ गई। स्टॉक का गलती में स्टॉक से कम हुआ है तो स्टॉक को ए मटेरियल ए को बढ़ाया, असल में टोटल में डेटा गिवन है तो जिंदगी सुकून में। तो ए का बढ़ना, ए का कम होना, जो भी होगा उसका असर साथ रॉ मटेरियल कंज्यूम पे भी बढ़ जाएगा, रॉ मटेरियल पे भी बढ़ जाएगा। तंग कर रहा है, इसको यार कर दो यार, इसको 20 पे किया क्यों, अल्लाह के बंदो बीमार करोगे इनको, 23 पे कर दो, ठीक है। तो हम अपना टेबल अब बनाएंगे, वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक कर लेते हैं, और बोर्ड पे बच्चों ने कहा है अब आज आप बेहतर महसूस कर रहे हैं, हमें नजर आ रहा है, इसलिए आज आपको इजाजत नहीं है वन नोट पे सवाल करने की, आप बोर्ड पे करें, ठीक है। आप बस दुआ करें, मैं करूंगा बोर्ड पे। क्वेश्चन नंबर 12, 12.5, अच्छा चलो, ऑटम 23 का क्वेश्चन नंबर। तो ये डिफरेंट सवाल था, आसान सा है बल्कि, लेकिन बस समझने की देर थी, एक बार समझ आ जाए बात फिर मसला कोई नहीं रह जाता। सितारा, तो यहां पे एक टेबल से मैं बना लेता हूं, वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, वैल्यू ऑफ
क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, ठीक है जी, और आगे जनाब रॉ मटेरियल कंज्यूम। ये दोनों साथ साथ चला लेते हैं। साइंस हमारे सामने है, आर्ट बस अब यहाँ पे परफॉर्म कर लेनी है आपने। कोई वर्किंग की ज़रूरत पड़े वर्किंग अलग कर लेंगे, सीधा सीधा जो हुआ वो यहीं पे करते चले जाएंगे ब्रैकेट में, ठीक है। सबसे पहले अनएडजस्टेड फिगर्स बता दो मुझे, अनएडजस्टेड फिगर्स, क्लोजिंग स्टॉक की अनएडजस्टेड फिगर चेक कर लो। गंद बहुत पै गया, ज़रा साफ ना कर लिए, समझ ही नहीं आ रहा है की लिखे है। ठहर जाओ फिर भी, ज़रा इधर देखो किसने कहाँ लिखा हुआ है? नहीं, उन्होंने तो क्लोजिंग इन्वेंट्री इकट्ठा बताया हुआ है। ये देखो, यहाँ से पढ़ो, ये पढ़ो, वैल्यू ऑफ ओपनिंग एंड क्लोजिंग इन्वेंट्रीज ऑफ रॉ मटेरियल एज पर जनरल लेजर आर 10.25 ओपनिंग एंड 15.7 क्लोजिंग रिस्पेक्टिवली। फिर सारों की परचेजेज इकट्ठी बताई हुई हैं, टोटल की हुई हैं सामने उन्होंने। रॉ मटेरियल वैसे भी 7500 किस्म के भी हों तो हमने उनको इकट्ठा ही करके इन्वेंट्री इकट्ठी रखनी होती है, वरना तो बैलेंस शीट के अंदर तो एक लंबी लिस्ट रॉ मटेरियल की किस्मों की हो, मैं पता नहीं कौन कौन सा रॉ मटेरियल हम इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो रॉ मटेरियल जितनी भी किस्म का है वो इकट्ठा करके एक ही है रॉ मटेरियल की इन्वेंट्री, ओपनिंग भी क्लोजिंग भी उन्होंने इकट्ठा दिया हुआ है। ओपनिंग वैल्यू यहाँ पे आप अलग अलग कैसे कर सकते हैं मुझे बताएं। ये 10.25 इस ओपनिंग इन्वेंट्री की वैल्यू है, मुझे अलग करके दिखा दें। हो सकती है? नहीं ना हो सकती। अब आप कहें नहीं सर ऐसा कर लेते हैं 10.25 सबकी जो है तो क्वांटिटी के हिसाब से हम जो है ना एलोकेट कर लेते हैं, ये तो नहीं ना होता। कोई महंगा होगा कोई सस्ता होगा, ठीक है। अब ऐसे ही क्लोजिंग इन्वेंट्री है, इसकी वैल्यू ये गिवन है, अलग अलग कर सकते हैं? कर ही नहीं सकते हैं, इकट्ठी ही लेकर चलनी थी। और हर एक की गलती ने अल्टीमेटली इन्वेंट्री एक ही कमी है, लेट्स से बढ़ाना है तो उसका बढ़ना, ए का बढ़ना टोटल अल्टीमेटली बढ़ा देगा, बी का कम होना अल्टीमेट टोटल कम करेगा, सी का बढ़ना कम होना जो भी होगा वो असर डाल देगा टोटल पे, और उसका असर रॉ मटेरियल कंज्यूम पे भी पड़ जाएगा और तुम सोते रह जाओगे, ठीक है। इसलिए अनएडजस्टेड फिगर्स जो हैं वो 15, अच्छा क्या करें अब, 1000 में कर लें, मिलियन में करें, क्या करें? 1000 में करें, चलो मैं तो कहता हूं 1000 में भी नहीं करते, चलो 1000 में कर लेता हूं, ऊपर जगह ही कोई नहीं है यार जी। टोटल फिगर लिख लो फिलहाल, जरा डिफरेंस 15.7 है ना, 15,700 1 2 3, ठीक है। लो चलो 1000 में कर लो, रो ना, मुझे आपका रोना ना दिल से सुनाई देता है। इतनी सिफरें सर हम डालें इधर, फिर थोड़ा सा माजरत के साथ, नहीं अब मिलियन फिर बहुत ही ज़्यादा हो जाएगा, रुपीज़ इन थाउजेंड्स। मुझे ज़्यादातर वो सिफरें नज़र आ रही हैं, मुझे डेटा देखने दो मिलियन में करना या नहीं। मिलियन में नहीं करते, 1000 में ठीक है, चलो। अच्छा आप बेशक जो मर्जी करना पर्चे में, हाँ आप बताओ 15,700, ये तो आ गया आपका क्लोजिंग इन्वेंट्री। एक तो इसको सही करना है, ये तो आप एक में, मतलब कितने नंबर का सवाल है? जिसको नहीं समझ आ रही रॉ मटेरियल कंज्यूम पे असर कैसे लेना है, हालांकि बड़ी आसान बात है, वो उसने कम से कम ये आसान बातें तो सही की होंगी। जैसे अभी उसने बोला बी को इश्यू करना था, यानी बी का स्टॉक कम करना था, गलती से सी का कम कर दिया, तो फिर बी को कम करोगे सी को बढ़ाओगे, अब उसका असर स्टॉक पे कितना सीधा सीधा है। स्टॉक एक तो बढ़ रहा होगा, एक वो कम हो रहा होगा, फर्क तो सिर्फ इतना सही है ना, वो सही है। तो वो स्टॉक पे तो असर बच्चों ने ले ही लिया, वो आधे नंबर तो फिर भी आ गए होंगे। अजीब सा सवाल था वैसे, ठीक है, कभी कभी ऐसा होता है। इस बार इतना अजीब नहीं था सवाल, लेकिन 18 नंबर का था। तो इन्वेंट्री वैल्यूएशन में वो असल में ना कसूर बच्चों की इंट्रो का है, जो ये इसमें मार खाते हैं आगे, वरना नहीं खानी चाहिए। खैर चलें, फिर भी कोई, मैं सोच रहा हूँ एक आधा सवाल इन 4 में से छोड़ देंगे, और प्रोसेस कॉस्टिंग के बाद एंड पे या रिवीजन में तो जाहिर सी बात है, रिवीजन हम सारे टॉपिक्स ही करते होते हैं। अब रिवीजन में तो मैंने रिसेंट वाला सवाल भी कराना ही होगा इन्वेंट्री वैल्यूएशन का, शायद एक आधा और भी छोड़ दूंगा, ठीक है, ताकि जब वो प्रोसेस कॉस्टिंग हो जाए तो फिर मैं आपको ये वाला सवाल करवाऊं। रिवीजन के अंदर 2 सवाल कर लेंगे, थोड़ा आपको लेवल भी अपना खुद इंक्रीज हुआ नजर आएगा। मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस की समझ तो सीएमए में ही आके आती है ना सही तरह से, ठीक है। एनीवेज 15,700 गिवन था, लेकिन रॉ मटेरियल कंज्यूम जो है वो कैसे निकलता है? ओपनिंग प्लस परचेजेस लेस क्लोजिंग। तो ये आपको खुद करना पड़ना था, कहीं गिवन नहीं था, कहीं पे रॉ मटेरियल कंज्यूम नहीं गिवन,
ओपनिंग रॉ मटेरियल की कॉस्ट गिवन है, वैल्यू 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 गिवन है, फिर परचेज की वैल्यू टोटल प्राइस गिवन है और क्लोजिंग की वैल्यू गिवन है। तो ओपनिंग प्लस परचेज लेस क्लोजिंग करो, यहां ब्रैकेट में शो कर दो। ओपनिंग कितना है जी? ओपनिंग स्टॉक 10 250 यही बनेगा ना 1000 में, प्लस परचेज की फिगर सवाल में गिवन है कितनी? 54250। शुक्र है 3 सिफरें तो कम कर ली थी, अब मुझे ख्याल आ रहा है जी। माइनस यही 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 15700। तो कंज्यूम की फिगर कितनी आ गई? 4888 4800। ठीक, लो जी, ये वो फिगर्स हैं जिनको उसने क्या कहा है, कैलकुलेट कर दो, डिटरमिन कर दो, डिटरमिन कर दो। मैं भी पढ़ लूं, मुझे नजर नहीं आ रही। डिटरमिन कर दो वैल्यू ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्री एंड कॉस्ट ऑफ कंज्यूम्ड आफ्टर टेकिंग इनटू अकाउंट अबव एडजस्टमेंट्स। मौजूद तो थी, वैल्यू ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्री भी मौजूद है, वैल्यू ऑफ रॉ मटेरियल कंज्यूम भी निकाल लिया हमने, लेकिन इन एडजस्टमेंट्स को कंसीडर करने के बाद वाली चाहिए, यानी एडजस्टमेंट्स यानी एडजस्टेड फिगर्स 4 है। ठीक है, सही है। अब 1 बाय 1 शुरू हो जाते हैं जी। आपको मैं मौका दूंगा, आपको मैं मौका दूंगा 1 मिनट का फी एडजस्टमेंट। ठीक है, तो पहले अच्छा FIFO का मतलब पता है क्या होगा? बड़ा आसान मतलब है। मतलब क्या, इधर देखो, आपका 100 ओपनिंग में पड़ा था, 10,000 मतलब ओपनिंग इन्वेंट्री में था ए का, और 9,000 क्लोजिंग में पड़ा हुआ है। ठीक है, तो कंज्यूम तो काफ़ी सारा हो गया होगा, इसका मतलब कम से कम काफ़ी सारा। परचेज कितना हुआ पड़ा है देखो, वैसे ज़रा कोई यूनिट्स वाइज निकालना चाहिए, समझने के लिए कह रहा हूँ। तो 6600 डिवाइड बाय 100 करो, यानी कि 6.6 में डिवाइड बाय 100 करो, कितने केजीज बनते हैं ज़रा बताओ? केजीज कितने बनते हैं? 6600 को डिवाइड करो ना 100 से, 6600 को जी बता दो ज़रा। ये इसका मतलब ये हुआ कि आपके ओपनिंग में 10 थे, परचेजे आपने 66, क्लोजिंग में 9 पड़े हैं, तो कंज्यूमे कितने गए बताओ ज़रा, बता दो। अब यहाँ पे बताओ, ओपनिंग प्लस परचेज लेस क्लोजिंग इज इक्वल टू, बोलो। इसका मतलब ये हुआ कि जो फर्स्ट इन हुए थे वो तो पक्का फर्स्ट आउट में चले गए। तो ये जो क्लोजिंग में 9 पड़े होंगे, ये कौन से वाले होंगे? इस पीरियड की परचेज वाले। नहीं समझ आई? ये बात समझ आई है? ओपनिंग में आपके पास कितना, ओपनिंग रॉ मटेरियल ए का, मैं एक समझा रहा हूं वैसे, कितना है? 10,000। आपने परचेज कितना किया? परचेज रॉ मटेरियल ए कितना किया? 66। और क्लोजिंग रॉ मटेरियल ए का कितना पड़ा है आपके पास? तो कितना कंज्यूम हो गया? कंज्यूम्ड रॉ मटेरियल ए कितना है? अब मुझे बताओ, जो 10 ओपनिंग में पड़ा था, फर्स्ट इन जो हुआ था, अगर 67 कंज्यूम हो गए हैं, 67 केजीज, तो ये 10 तो सबसे पहले कंज्यूम हो गए होंगे कि नहीं? फर्स्ट इन, जिंदगी सुकून में आ गई। ठीक है, जिंदगी सुकून में आ गई। ये 9 जो होंगे, ये कौन से वाली परचेज में से होंगे? करंट वाली परचेज में से। ठीक है, अब फर्क सिर्फ ये है कि ये 100 रुपए की कॉस्ट आपको अवेलेबल है। ठीक है, ये 100 वाली कॉस्ट को देखना पड़ेगा कि आपने कहाँ पे यूज़ किया, कहाँ थी। ये 25% प्राइसेस का असर 1 जून से पड़ा है। ठीक है, तो खैर चलें, छोड़ें, मैं आपको अब देता हूँ 1 मिनट। ठीक है, अब आप पॉइंट 1 को पढ़ें, कुछ ना कुछ तो आपको समझ आ रही। पॉइंट 1 तो हो गया, परपेचुअल है और FIFO है। FIFO क्या यूज़ है मैंने बता दिया। पॉइंट 2 अब हो गया, पॉइंट 2 भी हो गया। पॉइंट 3 एनी एडजस्टमेंट, ये भी इंशाल्लाह हमने देख लिया कि PNL में डालेंगे। पॉइंट 4 कहता है जी कि ये इसको कहीं यूज़ करना पड़ेगा, देखेंगे। अब पहली एडजस्टमेंट जो है वो आप कर रहे हैं, जल्दी करें, 1 मिनट आपके पास, कुछ सोचें, गड़बड़ हो गई जो भी है करें। अच्छा, ये मुश्किल है, थोड़ा सा मुश्किल है, मैं ये मेरे पे छोड़ दें, ये मैं करवाता हूं। ठीक है, दूसरा पहले करें। रॉ मटेरियल बी, ये वाली एडजस्टमेंट कर दें, जल्दी करें। क्या ऐड करेंगे? कोई वैल्यू शैल्यू तो होगी, जल्दी करें जल्दी करें जल्दी करें। 2000 केजीज, अब 1 मिनट दिया हुआ है, सॉरी।
स्टॉक में प्लस माइनस सोचें और वही असर एज इट इज डाल दीजिएगा अगली फिगर में। हिम्मत करें, हिम्मत करें, हिम्मत करें, अजीब सा सवाल है, हिम्मत करें। बेटा रेट्स डिफरेंट है ना, ये ध्यान में रखना है, रेट्स डिफरेंट है, ध्यान में रखना है। शुक्र है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट है, मुसीबत ही कोई नहीं। रॉ मटेरियल बी की बात हो रही है, पहले बी की बात करें। बी के ओपनिंग स्टॉक में पड़े थे 30,000 केजीज, 3,15,000 केजीज खरीदे और 48 अभी पड़े हैं क्लोजिंग में, ठीक है। तो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, ठीक है। अब 2,000 केजीज बी के इशू हुए हैं, जो गलती से पता नहीं कहीं और रिकॉर्ड हुए वो बाद में देखते हैं। पहले ये बताओ बी के इशूड क्या रिकॉर्ड हुए बी में? नहीं हुए, तो रिकॉर्ड करेंगे तो बी की क्लोजिंग इन्वेंट्री इससे बढ़ेगी या कम होगी? कम होगी। इसका मतलब 2,000 केजीज जो हैं बी वाले वो कम होंगे, लेकिन 2,000 केजीज तो नहीं लिख सकता मैंने तो यहां पर इन्वेंट्री को लिखा हुआ है रुपीज में, तो जब मैंने यहां पे मटेरियल बी की इन्वेंट्री लिखनी है तो मैं 2,000 केजीज तो नहीं लिख सकता। अब याद करें, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, अल्लाह करे को मेरे सामने पड़ा हो, या अल्लाह को मैंने यहां बनाया हो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट वाला, ये जो फर्स्ट इन होते हैं वो फर्स्ट। अब इशू के कॉलम में आकर आप ये ध्यान रखते हैं कोई एवरेज रेट नहीं होता, ठीक है। तो जो आपने मिसाल के तौर पे यहां पे आपने इशू किए 10 यूनिट्स या लॉस हुए, चलें इशू किए आपने, कोई इशू देखें, ये सेल वाले हैं, कोई ये तो एवरेज वाला हो गया, चलो इससे कुछ समझ तो आ रहा है, ठीक है। कि आपके इशू कॉलम में क्या आ रहा है जी, आपने ये 222 वाले इशू किए और 25 वालों में से भी 280 किए, यानी फर्स्ट इन फर्स्ट आउट हो तो आपको एवरेज रेट की जरूरत नहीं है। अब 2,000 केजीज आपके मटेरियल बी के जो इशू हुए, ये तो हमने डिसाइड कर लिया कि वो रिकॉर्ड नहीं हुए थे, तो हमें रिकॉर्ड करना है। जब हमने उनको रिकॉर्ड करना है तो इन्वेंट्री को इन्होंने क्या कर देना है? कम, और उसका असर इधर क्या पड़ेगा? बढ़ेगा। अब मसला क्या है, मैं यहां 2,000 केजीज नहीं लिख सकता, 2,000 केजीज के साथ कोई मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी वैल्यू जिसके ऊपर हमने ये रिकॉर्ड करना है। समझ रहे हो बात को? अब आए हम आके हमने देखा मटेरियल बी जो है उसके बारे में कह रहा है कि हमने परचेज प्राइस पर केजी 80 रुपये इनकर की है और ये टोटल परचेज की कॉस्ट आई है। अब वो क्या कह रहा है? वो कह रहा है इशुएंस ऑफ 2,000 केजीज वॉज इरोनियसली रिकॉर्डेड एज इशुएंस ऑफ 3,000 केजीज ऑफ रॉ मटेरियल सी। तो 2,000 केजीज की जो इशुएंस हुई वो अगर रिकॉर्ड करते मटेरियल बी में तो वो 80 रुपये के हिसाब से रिकॉर्ड होती। और बोलो ओपनिंग कैसे हो सकती है जब इतना ज़्यादा परचेज हुआ और क्लोजिंग में थोड़ा सा पड़ा है? तो फिर अज्यूम तो यहाँ पर भी यही करेंगे, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट है, तो ये गलती भी फिर एंड पे ही अज्यूम करेंगे। ओपनिंग में कैसे कर लें? तो 80 रुपये के हिसाब से आपने ये 2,000 केजीज इंटू रुपीज़ 80 पर केजी लिखा, ठीक है जी। आंसर क्या आ गया? 160 का असर पड़ा क्लोजिंग स्टॉक पे कि उसने क्लोजिंग स्टॉक को क्या कर दिया। ये बात समझ आई? बी को इशू किया था लेकिन रिकॉर्ड नहीं किया, जब रिकॉर्ड नहीं किया तो क्लोजिंग इन्वेंट्री में से ये माइनस नहीं हुआ, माइनस कर दिया। अब तो किस प्राइस को किया होगा? इस साल की परचेज की प्राइस तो इंक्रीज्ड वाली हुई ना, इस साल की परचेज वाली प्राइस इंक्रीज्ड वाली है। वो पॉइंट सिर्फ ए के लिए यूज होना है, इसलिए तो मैं ए को भगा के इधर ले आया। मैंने कहा वो मैं खुद कराऊंगा, लेट मी डू दैट, वो मैंने छोड़ दिया। इसीलिए वो जो लाइफो वाला चक्कर है ना, तो लास्ट इन फर्स्ट आउट हो जाता है, तो जो लास्ट इन फर्स्ट आउट वाले चक्कर में पड़ेंगे तो फिर हमें पिछले पीरियड को वो 25% और उसके अलावा कहीं पे यूज नहीं होना, इसलिए छोड़ो उसको, ठीक है। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, थोड़ा सा स्टॉक ओपनिंग पड़ा था, इतनी परचेज और ज्यादा इशू हुआ है तो वो ओपनिंग वाला तो फिर कब का इशू हो चुका होगा। ये इसीलिए हम गलतियां जो सारी जो है वो करंट से ही ले रहे हैं। तो 80 रुपये के हिसाब से क्लोजिंग स्टॉक को इशू करना था, नहीं किया था, रिकॉर्ड तो रिकॉर्ड कर लिया। अब जब गलती सही करेंगे तो इसका रिकॉर्ड होना इन्वेंट्री को क्या कर देगा? कम। इन्वेंट्री क्या करेगा? बिना सोचे समझे अगला काम आप कर लें, वो समझा चुका हूं। इन्वेंट्री का कम होना कंज्यूम की फिगर को बढ़ा देगा, तो यहाँ पे आपने 160 प्लस कर दिया। ऐसे 1 बाय 1 लेके चले, कोई जरूरत नहीं है, कोई फॉर्मेट थोड़ा ही है कि जी हमने हर एक को इकट्ठा कर दे, एडजस्टमेंट वाइज इकट्ठा करें, कोई जरूरत नहीं है।
अब ये काम आपका हो गया ना, अब अगला काम क्या करना है, ये क्या हो गया, बी इशू हुआ था, रिकॉर्ड नहीं हुआ था, करेंगे तो ये असर पड़ेगा। सी गलतली, इरोनियसली गलतली रिकॉर्ड हो गया है, उसको सही करने हैं, तो वो इशुएंस गलत हुई है तो उसको रिवर्स करना है, तो उसके रिवर्स करने की वजह से क्लोजिंग स्टॉक बढ़ेगा, क्लोजिंग स्टॉक बढ़ेगा तो अगला काम जल्दी करें, अब तो कर लें, अब तो कर लें, अब तो कर लें, हाँ बाकी भी कर लें। समझ में आ जाए सवाल तो फिर कुछ नहीं होता जी। 3000 kgs ऑफ सी गलती से रिकॉर्ड कर लिए हैं, तो फिर इसको सही कर लेते हैं। एक मिनट आमिर भाई, ये पूरा कर लूं मैं। तो मटेरियल सी गलतली इशू के तौर पे रिकॉर्ड हो गया था, यानी क्लोजिंग स्टॉक में से वो निकल चुका है गलती से। अब अगर उस गलती को सही करना है तो क्लोजिंग स्टॉक वापस बढ़ जाएगा, और कंज्यूम की फिगर भी वो गलत बन गई थी, तो वो कंज्यूम की फिगर को ऑटोमेटिकली अब रिवर्स कर देगा, ठीक है ना। तो ये क्या होना है, ये गलती सही करेंगे तो प्लस होगा, इसका प्लस होना, ठीक है। तो अब बताओ जी कितने केजीज गलती से, और रेट 70 रुपए पर केजी है, लें जी। अब पता नहीं आई के अपने अपने सोल्यूशन में किस तरह से किया होगा, लेकिन नेट में आंसर यही होगा, चेक आप खुद कर लेना जी। और ये 210 का बढ़ना, ठीक है, कुछ समझ आ रहा है, ऐसे ही है बस। कोई एंट्रियां करनी है तो करवा देता हूं, पर एंट्रीज की जरूरत नहीं है। वैसे ये एंट्रीज क्या पढ़ रही हैं, स्टॉक बढ़ रहा है, दूसरा असर कंज्यूम की फिगर पे डालते जाओ, स्टॉक डेबिट तो कंज्यूम क्रेडिट, तो स्टॉक क्रेडिट तो कंज्यूम डेबिट, लेकिन छोड़ो एंट्रीज की जरूरत नहीं है। लें जी, 5 में से भी सेकंड बुलेट हो गया, 1 मैंने कहा अभी छोड़ दो। अब 6 में आप फर्स्ट बुलेट करें, जल्दी करें। पार्ट 2 शुरू कर लें आप।